बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काईलाइन क्लासरूम। स्काईलाइन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है द प्रोनाउंसिएशन ऑफ टिपिकल इंग्लिश वर्ड्स। अब मैं यहाँ पर टिपिकल इंग्लिश वर्ड्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा इंग्लिश के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जिनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी टिपिकल होती है, यानी हम उनको प्रोनाउंस करते हुए थोड़ी बहुत मिस्टेक कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत भी कर लेते हैं, काफ़ी भी कर लेते हैं, पर वो मिस्टेक तो मिस्टेक ही होती है। तो वो मिस्टेक जो है उसको किस वजह से किया जाता है, हमारे प्रोनंसिएशन के कुछ रूल्स हैं, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेजेस के कुछ वर्ड्स भी हैं। जैसे हमें जिस तरीके से मिले हुए होते हैं हम उनको उसी तरीके से उनकी प्रोनंसिएशन को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे वर्ड्स हमें मिले हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस से भी मिले हैं, और ख़ुद इंग्लिश के अंदर भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमें प्रोनाउंस करते हुए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फ़ील होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड आप देखें, ACCESSORY। अब ज़ाहिरी तौर पर इसको देखा जाए तो ये एसेसरी पढ़ा जाएगा, एसेसोरी पढ़ा जाएगा, एसेसोरी, पर ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इसका जो पहला सी है ए के बाद वाला वो हार्ड सी कहलाता है, और दूसरा सी जो है वो सॉफ्ट सी, यानी सी के बाद जो वॉविल आ रहा है ई, तो इस वजह से जो दूसरा सी है वो सीन का साउंड देगा और पहला जो सी है वो काफ का साउंड देगा, और इसको हम पढ़ेंगे एक्सेस, एक्सेस। और आखिर में जो ओ आ रहा है उसको हम यू यानी ज़बर का साउंड देंगे और बनेगा एक्सेसरी, एक्सेसरी। अब एक्सेसरीज़ को यू मतलब उसमें कहा जाता है जो अमेरिकन एक्सेंट है, और एक्सेसरी जो है वो इसका ब्रिटिश एक्सेंट है। ठीक है जी, तो ये था हमारा दूसरा वर्ड, पहला वर्ड। उसके बाद दूसरा वर्ड है ANEMONE। अब ये जो वर्ड है इसकी मीनिंग जो है वो तो ये होती है कि एक फ्लावर है, ठीक है, जिसे विंड फ्लावर भी कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत है और इसकी 4 पत्तियाँ होती हैं। तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा? हम पढ़ेंगे इसको एनिम वन, क्योंकि वन आ रहा है ना इसके एंड में, देखें ONE, पर ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, एनिम वन नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होगा एनोमिनी, एनोमिनी। ठीक है, एनोमिनी ही इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही है। जो एंड में ई आ रहा है वो अक्सर हम क्या करते हैं, साइलेंट करते हैं ना, पर यहाँ पर साइलेंट नहीं होगा बल्कि इसको और भी ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाएगा और बनेगा एनोमिनी। तो उसके बाद है CHOIR। ज़ाहिरी तौर पर तो ये आपको दिखाई देगा चॉयर, ठीक है, क्या दिखाई देगा, चॉयर, पर ऐसा नहीं है। ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो जो CH है वो के लिए यानी काफ के लिए स्टैंड करता है यहाँ पर, और इसको हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो इसको हम पढ़ेंगे क्वायर, क्वायर। और इसकी मीनिंग है एक कोरस होता है रिलीजियस सेरेमनी में, कोरस जो है मिलके बहुत सारे लोग जो है ना पीछे गा रहे होते हैं, तो उसे कहा जाता है क्वायर। तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, क्वायर। बगैर चॉयर के हम इसको चॉयर नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्वायर। तो ये बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल है। इसकी सिंपल आपने सिर्फ ये रखना है कि इसका जो CH है दैट स्टैंड्स फॉर द वर्ड के, नॉट फॉर द वर्ड CH। ठीक है जी, उसके बाद हम आते हैं कल्नल। अब ज़ाहिरी तौर पर ये क्या है, कोलोनल, कोलोनल। अब ये जो वर्ड है ये फ्रेंच ओरिजिन का वर्ड है, ठीक है, फ्रेंच से बारो किया गया है इंग्लिश के अंदर। तो ये वर्ड जो है पहले फ्रेंच में पढ़ा जाता था और लिखा भी जाता था बल्कि कर्नल, ठीक है, कर्नल। और हमने उसमें जो चेंजिंग की है और उसको जो है स्पेलिंग के हिसाब से नहीं बल्कि इसकी जो ओरिजिनल है प्रोनाउंसिएशन उसी हिसाब से ही हम उसको पढ़ते हैं, और इसको उसी हिसाब से जिस हिसाब से फ्रेंच में पढ़ा जाता था कर्नल, उसी हिसाब से आज भी हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसको पढ़ा जाएगा कर्नल, ना कि आप इसको कोलोनल नहीं पढ़ेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है वर्ड COUP, कोप या काउप। ज़ाहिरी तौर पर आप इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अब इसकी जो काउप की जो मीनिंग है वो क्या होगी जी, वो सडन चेंज आ जाता है ना किसी गवर्नमेंट में, अचानक से हैंड टेक ओवर कर लेना या अचानक से चेंजिंग कर लेना कोई भी, तो उसको कहा जाता है। पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो काउप नहीं है। ठीक है, मज़ेदार ये बात है कि इसको पढ़ा जाएगा कू, और ये भी फ्रेंच वर्ड है।
ठीक है? इसकी ओरिजिन जो है वो भी फ्रेंच से ही है, यानी ये इंग्लिश वर्ड नहीं है। तो इसको पढ़ा जाएगा सिर्फ़ कू, पी इसका साइलेंट है, और फ्रेंच में सी ओ यू यानी ओ यू को हमेशा ऊ के साउंड से, डबल ओ के साउंड से ही पढ़ा जाता था। तो यहाँ पर पी जो है वो साइलेंट किया जाए, मतलब जाएगा, और इसको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल एज़ इट इज़, जैसे हमें ये फ्रेंच वर्ड मिला है जिसकी ओरिजिनल जो प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल इसी तरीके से। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं EPITOM, एपिटोम। एपिटोम ये जो है वो ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है, यानी ये बारो किया गया इंग्लिश के अंदर ग्रीक के लैंग्वेज से, ग्रीक लैंग्वेज से। तो यहाँ पर जो इसका ग्रीक में असल में ये होता है, उनके वर्ड्स जो है उनके अंदर जो मतलब ई आता है, वॉवेल ई आता है, उसको हम स्ट्रेस देते हैं। तो यहाँ पर भी इसको स्ट्रेस दिया जाएगा। जो एंड में ई आ रहा है वो साइलेंट नहीं होगा नॉर्मली जैसे हम पढ़ते हैं। तो ये क्या पढ़ा जाएगा? एपिटोमी। एपिटोमी। अब यहाँ पर देखें, हम पढ़ रहे थे इसको एपिटोम, ठीक है, पर यहाँ पर इसको पढ़ा जाएगा एपिटोमी। और ग्रीक तकरीबन जो वर्ड्स होते हैं उनके जो एंड वाले ई होते हैं वो साइलेंट नहीं होते, बल्कि उनको ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है और उसको क्लियर पढ़ा जाता है, जैसे हम यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारा वर्ड देखें। वर्ड अगर देखें तो हम इसको पढ़ते हैं फेब्रुअरी। फेब्रुअरी या फेब्रुअरी भी पढ़ते हैं हम इसको, अक्सर तौर पे उर्दू के अंदर तो फेब्रुअरी भी बोलते हैं। पर ये असल में इसका प्रोनंसिएशन नहीं है। इसका प्रोनंसिएशन जो है वो एज़ इट इज़, जैसे हमें लिखने में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये लिखा भी बिल्कुल इसी तरीके से हुआ है जैसे हम इसको पढ़ सकते हैं, फेब्रुअरी। अब रोअरी, RUA, रो, ARY, एरी। तो हम इसको पढ़ेंगे भी बिल्कुल इसी तरीके से, और इसका प्रोनंसिएशन भी यही है। हम फेब्रुअरी इसको नहीं पढ़ेंगे, और ना ही फेब्रुअरी, या फेब्रुअरी लोग भी पढ़ते हैं इसको, तो ये गलत हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे फेब्रुअरी, ठीक है, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। ये इसका एग्जैक्ट जो है प्रोनंसिएशन है। तो ये अक्सर लोग, मैंने पढ़े लिखे लोग भी देखे हैं जो इसको फेब्रुअरी बोल रहे होते हैं, जो कि गलत होता है। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं हाइपरबोल। अब ये वर्ड जो देखें, हाइपरबोल जी, ये भी आपका ग्रीक ओरिजिन का है, यानी ये ग्रीक से ही बारो किया गया है। तो सीधी सी बात है, जैसे हम यहाँ पर एपिटोमी को पढ़ रहे थे, उसकी जो ई थी एंड वाली, उसको हम स्ट्रेस दे रहे थे, मतलब बिल्कुल ओपन करके पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर भी ये साइलेंट नहीं होगा, इसको भी पढ़ा जाएगा। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? हाइपरबोली। हाइपरबोली। अब ये इसका जो है प्रोनाउंसिएशन है हाइपरबोली, ठीक है जी, हाइपरबोली। अब यहाँ पर जो एच मैं इनके प्रोनाउंसिएशन में लगा रहा हूँ, वो एग्जैक्ट उनके प्रोनाउंसिएशन में आता है, पर उसको पढ़ा नहीं जाता, ठीक है जी। तो हाइपरबोली जो BU के बाद एच आ रहा है, वो प्रोनाउंसिएशन के अंदर ज़ाहिरी तौर पर पढ़ा नहीं जाता। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं इस्थमस। इस्थमस, ISTHMUS। अब ये ज़ाहिरी तौर पर तो ऐसे ही लग रहा है, पर ये एक्चुअली हम जब भी इसको पढ़ते हैं और इसकी गलती ही करते हैं इसको पढ़ने में। इसकी मीनिंग जो है वो है कि दो पानी के बीच में, मतलब दोनों तरफ पानी और बीच में एक रास्ता हो, तो यानी दो कनेक्ट कर, पानी के दो दरियाओं को या दो कोई ऐसी पॉन्ड्स को कनेक्ट करता हो आपस में ना, उसको ये बोलते हैं इस्थमस। पर इसको इस्थमस नहीं पढ़ेंगे, आई एम सॉरी, इसको पढ़ेंगे इस्मस। इस्मस, यहाँ पर TH है जो, वो साइलेंट ही पढ़ा जाएगा। इसका जो एग्जैक्ट और परफेक्ट जो है प्रोनंसिएशन है वो इस्मस है। अब आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कोई रूल होगा TH को साइलेंट करने का या ई को ज़्यादा पढ़ने का। तो मैं आपको पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि यहाँ पर कोई भी ऐसा एज सच रूल नहीं है। ये जिस तरीके से वर्ड्स हमें बारो मतलब मिले हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है ना, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस का इन्फ्लुएंस है। इससे मिलता-जुलता ये भी देखें आप, इसको भी आप अक्सर क्या पढ़ते हैं? अस्थमा। अस्थमा मतलब जो दम की बीमारी होती है, दमा होता है, तो हम उसको क्या बोल रहे होते हैं? अस्थमा, जो कि एक्चुअल में गलत है, यानी उसकी जो प्रोनंसिएशन है वो ये नहीं है। इसमें भी ये जो TH आ रहा है ना, ये गलत है, यानी इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये साइलेंट है।
क्योंकि ये बारोड वर्ड्स हैं। मैं आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इंग्लिश के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस, फ़ॉरेन लैंग्वेजेस का बहुत ही इन्फ्लुएंस है। तो इस वजह से जिस तरीके से हमें उनके प्रोनंसिएशन अडॉप्ट किए हैं हमने, उनको वैसे ही किया है। अब यहाँ पर इसकी क्या है, इज़्मो, इज़्मो यानी इज़्मा भी इसको पढ़ सकते हैं, मगर इज़्मो यानी अस्थमा नहीं, ठीक है? ये एक्चुअल एक्चुअल इसका जो प्रोनंसिएशन है वो यही है। अब आपने देखा है कि किस तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और वो गलत ही उनका प्रोनंसिएशन ले रहे हैं। तो आप भी अपने प्रोनंसिएशन को बेहतर कर सकते हैं इनको इसी तरीके से ही पढ़कर, ठीक है? इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप लोगों में से कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि कोई इनके रूल्स होंगे साइलेंट वर्ड्स के, हाँ हैं। मगर वो सारे 100% एप्लीकेबल नहीं होते और वो सब पर एप्लीकेबल, ख़ास तौर पर जो ये जो बोरोड लैंग्वेजेस हैं, यानी जो वर्ड्स हैं बोरोड, यानी फॉरेन लैंग्वेजेस के जो वर्ड्स हैं, ग्रीक है, लैटिन है, फ्रेंच है, इनमें तो ये कभी भी एप्लीकेबल नहीं होते। जो हमारे रूल्स होते हैं ना, साइलेंट वर्ड वाले या स्ट्रेस वाले या स्ट्रेस ना करने वाले, तो ये बिल्कुल भी काम के नहीं होते वहाँ पर जहाँ पर इस तरीके के वर्ड्स आ जाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इनको खुद इसी तरीके से सीखना होगा। जो एक्चुअल इनका प्रोनंसिएशन है वो ही बोलना होगा। हम अपनी तरफ से इन वर्ड्स को कभी भी प्रोनाउंस नहीं कर पाएँगे सही से, क्योंकि ये इंग्लिश के वर्ड हैं ही नहीं। हम इनको इंग्लिश के तौर पर देख रहे होते हैं, जो कि ये एक्चुअल में इंग्लिश के वर्ड होते ही नहीं हैं। इस वजह से हम अक्सर इनके जो प्रोनंसिएशंस हैं, उनमें मिस्टेक्स कर देते हैं और हमें लगता है कि हम सही से बोल रहे होते हैं। और इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये आप ज़हन में रखें, मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आप में से ये कहेंगे कि सर इनके कुछ रूल्स होंगे, वो हम सीख लें तो सारी प्रोनंसिएशन हमारी सही हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। आप इन वर्ड्स को, जो फ़ॉरेन वर्ड्स हैं, उनको इसी तरीके से ही